जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 जानकारियां लेकर आया हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा कर्मचारी के लास्ट पे सर्टिफिकेट के बारे में, या फिर FSA के बारे में, फाइनल सेटलमेंट अकाउंट के बारे में। जो सिविलियन पेंशनर्स हैं, सिविलियन के कर्मचारी हैं, उनको दिया जाता है लास्ट पे सर्टिफिकेट। जो डिफेंस के जवान हो गए या फिर जेसी हो गए, अधिकारी हो गए, उनको दिया जाता है फाइनल सेटलमेंट अकाउंट, जिसे हम FSA बोलते हैं। अब दोस्तों जब भी कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो दोस्तों उसको लास्ट पे सर्टिफिकेट देकर उसकी सैलरी तय करी जाती है लास्ट महीने की, और फिर अगले महीने से उसकी पेंशन शुरू हो जाती है। मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, आपको FSA या फिर लास्ट पे सर्टिफिकेट अपना निकालना है और उसके आधार पे आपको PPO से मैच करनी है अपनी बेसिक पे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी बेसिक पे मैच नहीं हो रही, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है आपकी पेंशन में। जी हाँ दोस्तों, ऐसे दोस्तों लास्ट पे सर्टिफिकेट मैं आपको दिखाऊंगा एक कर्मचारी का, और उसी के आधार पे जो PPO बनाया गया है वो भी दिखाऊंगा। यानी लास्ट पे सर्टिफिकेट में जो आपकी बेसिक पे लिखी होनी चाहिए, वो बेसिक पे आपके PPO से मैच करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लास्ट पे सर्टिफिकेट के आधार पे ही आपकी पेंशन बनाई जाती है। तो कुछ डॉक्यूमेंट दिखाकर आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, स्पर्श पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक मैं आपको एलॉग्रिथम चार्ट दिखाऊंगा, एक फ्लो चार्ट में आपको समझाऊंगा स्पर्श का, कि किस तरीके से आप यूजर नेम पासवर्ड मेंशन करके क्या क्या चीजें आप देख सकते हैं स्पर्श में, क्या क्या चीजें स्पर्श आपको प्रोवाइड करता है। एक फ्लो चार्ट दिखाकर आगे समझाऊंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, 4th पे कमीशन से लेके 7th पे कमीशन का रेशो समझिए, मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन का 8 CPC में कितना रेशो होगा समझिए। जी हाँ दोस्तों मैं आपको रेशो सिस्टम समझाऊंगा। 4th पे कमीशन से लेके 7th पे कमीशन तक किस तरीके से रेशो सिस्टम था मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन का, और फिर इसके आधार पे 8 CPC में किस तरीके से रेशो सिस्टम होगा। यानी रेशो सिस्टम मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन का लिया जाता है, किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर या फिर मिनिमम पे या फिर मैक्सिमम पे तय करने पे रेशो निकाला जाता है, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है रेशो सिस्टम की, जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा, वो भी 8 CPC पर एक टेबल में आगे समझाऊंगा। फिर लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, 8वां वेतन आयोग आने वाले 6 महीने में लागू हो जाएगा। नई रिपोर्ट हरी भूमि इतना अखबार की, सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि 65% से 80% के बीच बढ़ोतरी होगी पेंशन और सैलरी में। जी हाँ दोस्तों, एक अखबार है जिसमें बताया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग आगे आने वाले 6 महीने में लागू हो जाएगा, और 8 CPC में आपकी बढ़ोतरी होगी 65% से 80% तक। तो दोस्तों क्या ये जानकारी सही है? इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा आगे एक खबर दिखाकर। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारी हैं जिन पर मैं बात करूंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नई जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, पेंशनर या कर्मचारी अपना लास्ट पे सर्टिफिकेट या फिर फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट जरूर चेक करें। इसके अनुसार अपना PPO भी चेक करें। LPC यानी लास्ट पे सर्टिफिकेट और PPO की बेसिक पे मैच करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक कर्मचारी की लास्ट पे सर्टिफिकेट दिखा रहा हूं, जिसे हम डिफेंस में बोलते हैं FSA, फाइनल सेटलमेंट अकाउंट या फिर फाइनेंशियल सेटलमेंट अकाउंट। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ये कर्मचारी अभी की दोस्तों ये रिटायर हुए थे। अब दोस्तों इनकी जो लास्ट पे सर्टिफिकेट बनी उसमें बेसिक पे थी 64,100। आप यहां पे देख रहे हैं
एक तरीके की दोस्तों आप इसे बोल सकते हैं एक तरीके की प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अब दोस्तों इस लास्ट पे सर्टिफिकेट में इनकी बेसिक पे थी 64,100 और दोस्तों इसी के आधार पे पीपीओ भी बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, साइड में दोस्तों ये पीपीओ है, आप यहां पे देख रहे हैं पेंशन पेमेंट ऑर्डर, इन्हीं कर्मचारी का ये पीपीओ है जब ये रिटायर हो गए। अब दोस्तों यहां पे देखिए लास्ट पे सर्टिफिकेट में 64,100 बेसिक पे लिखी है और पीपीओ में कितनी मेंशन है, इसमें भी दोस्तों 64,100 मेंशन है बेसिक पे। अब इसका मतलब है कि इनकी पेंशन, कम्यूटेशन और ग्रेजुटी बिल्कुल सही कैलकुलेट हुई है इसी बेसिक पे के आधार पे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डिफेंस पेंशनर्स हैं तो आपको एफएसए मिला होगा, फाइनल सेटलमेंट अकाउंट की कॉपी मिली होगी लास्ट, तो दोस्तों उसमें आपको अपनी बेसिक पे चेक करनी है। जो बेसिक पे लिखी होगी वही आपके स्पर्श के पीपीओ में होनी चाहिए। इसका मतलब है कि फिर आपकी पेंशन, कम्यूटेशन, ग्रेजुटी आपको सही मिला होगा, सही बेसिक के आधार पे। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि जो आपका लास्ट पे सर्टिफिकेट है, जो आपका एफएसए है, वो आप अपने पीपीओ से मैच करा पाए। अगर मैच नहीं होता तो फिर आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालेंगे। यानी जो आपकी बेसिक पे है, जो आपकी बेसिक पे लास्ट पे सर्टिफिकेट में है, एफएसए में है, वही बेसिक पे आपके पीपीओ में होनी चाहिए। चाहे आप स्पर्श का पीपीओ आपके पास हो या अगर आप सिविल के कर्मचारी हैं या फिर पीओआर या फिर डीडीओ का पीपीओ हो, जो भी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी आपका पीपीओ बना रही है। तो दोस्तों ये चीज मैंने आपको समझाई, यानी लास्ट पे सर्टिफिकेट में जो बेसिक पे आपकी मौजूद है वही आपके पीपीओ में मेंशन होनी चाहिए। अब दोस्तों यहां पे देखिए, मैंने आपको बताया कि लास्ट पे सर्टिफिकेट में इनकी 64,100 बेसिक पे है, 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के हिसाब से, और इनका लेवल 6 है। पीपीओ में भी 64,100 है। अब दोस्तों पेंशन इनकी बन गई, इसकी आधी कितनी, 32,050। ग्रेजुटी बन गई, बिल्कुल सही बनी है ग्रेजुटी भी, 16,92,240, यह बिल्कुल सही बनी है। 16,92,240 ग्रेजुटी सही बनी है। कम्यूटेशन भी बिल्कुल सही बना है इसी बेसिक पे के आधार पे। तो दोस्तों परफेक्ट इनका पीपीओ बना है, कोई गलती नहीं है, और लास्ट पे सर्टिफिकेट के आधार पे बेसिक पे यहां पर मौजूद है। ऐसे आप भी चेक कर लीजिए, बस आपको अपनी बेसिक पे चेक करनी है। जो आपकी बेसिक पे है लास्ट पे सर्टिफिकेट में या फिर एफएसए में, वही पीपीओ में जरूर होनी चाहिए। इससे ये आपको पता लग जाएगा कि उसी बेसिक के आधार पे आपकी पेंशन बनी या फिर नहीं बनी, क्योंकि बेसिक के आधार पे पेंशन, कम्यूटेशन और ग्रेजुटी बनाई जाती है। तो ये आप जरूर चीजें चेक कर लीजिए, एक छोटी सी एडवाइस मैंने आपको दी है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं, समझिए एक फ्लो चार्ट। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों दूसरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, एक फ्लो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं स्पर्श का। आपको यूजर नेम मिला होगा, पासवर्ड मिला होगा स्पर्श का, लॉगिन कर लीजिए और देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन आपको स्पर्श प्रोवाइड करता है। जरा ध्यान से समझिएगा ये फ्लो चार्ट स्पर्श का। पोस्ट लॉगिन एक्टिविटीज, एंटर लॉगिन क्रेडेंशियल। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप स्पर्श पे लॉगिन करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ऑप्शन है लाइफ सर्टिफिकेट का, एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला ऑप्शन लाइफ सर्टिफिकेट का। अब लाइफ सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में क्या क्या चीजें आपको उसके अंदर मिलेंगी। पहला है यहां पे नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन डेट विल बी विजिबल ऑन पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, आपको वो डेट दिखेगी जब आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट अगली बार भरना है। जब आप अगली बार अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरेंगे तो वो डेट वहां पे लिखी होगी। जैसे कई पेंशनर्स को अब भरना है नवंबर में, 30 नवंबर 2026 को, तो वो डेट वहां पे मेंशन लिखी होगी। तो दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट के अंदर आपको वहां पे डेट मेंशन दिखेगी। फिर दोस्तों जीवन प्रमाण पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, फिर दोस्तों एक लिंक है जीवन प्रमाण पोर्टल का, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, डीएलसी जमा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, एक अलग लिंक पे आपको ले जाएगा। फिर दोस्तों मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू स्पर्श पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, फिर स्पर्श पे आपको मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप डीएलसी जमा नहीं कर पाते
तो फिर मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट आप जमा कर सकते हैं। एक फॉर्म निकलेगा, वो भरना पड़ेगा, गैजेटेड ऑफिसर से साइन कराने पड़ेंगे और वही फॉर्म स्पर्श पे अपलोड कर देना है। अगर आप डीएलसी जमा नहीं कर पाते, जैसे कि आपके हाथ के फिंगर काम नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर आप डीएलसी जमा नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो फिर आप एमएलसी जमा कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा लाइफ सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में। फिर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू स्पर्श पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, फिर दोस्तों स्पर्श पर ही आप ऑनलाइन तरीके से डीएलसी जमा कर सकते हैं मशीन लगाकर। जी हाँ दोस्तों, फिंगरप्रिंट की मशीन होगी, वो लगा के आप डीएलसी जमा कर सकते हैं स्पर्श पे। तो ये वाला ऑप्शन भी लाइफ सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में ही आपको मिलेगा, डीएलसी का भी और एमएलसी का भी। फिर दोस्तों एसबीआई एपीआई फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ एसबीआई। जी हाँ दोस्तों, फिर दोस्तों एसबीआई की किसी भी ब्रांच में जाके आप ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। यह ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई की कोई सी भी ब्रांच, वहां पर जाकर आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। स्पर्श सर्विस सेंटर रेफर अपेंडिक्स से। जी हाँ दोस्तों, फिर दोस्तों स्पर्श के किसी भी सर्विस सेंटर में जाकर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। यह ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। आपके आसपास कहीं स्पर्श का सर्विस सेंटर होगा, वहां पर जाकर आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट वाले कॉलम में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये तो ऑप्शन था लाइफ सर्टिफिकेट का। फिर दोस्तों दूसरा ऑप्शन है वहां पे ट्रैक सर्विस का। ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट स्टेटस। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो आपने ग्रीवांस डाली है उसे ट्रैक करना। अब दोस्तों यहां पे देखिए, रजिस्टर ग्रीवांसेस, क्लिक ऑन कंसर्न। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप ऑनलाइन ग्रीवांस डाल सकते हैं स्पर्श पे। चाहे कोई सी भी दिक्कत हो, आपको एरियन नहीं मिला, कोई दूसरी दिक्कत है, पेंशन आपकी सही नहीं आ रही, कोई सी भी A to Z ग्रीवांस आपकी है, तो आप जमा कर सकते हैं। उसके बाद टोकन नंबर से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। यह ऑप्शन भी आपको स्पर्श पे मिल जाएगा। यह मैं आपको बता रहा हूं कि स्पर्श आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है, वो भी ऑनलाइन जब आप लॉग इन करते हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, फिर एक और ऑप्शन है ग्रीवांस का, यानी ग्रीवांस आपने डाली, उसका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इफ एनी। जी हाँ दोस्तों, ग्रीवांस में आपको एक और ऑप्शन मिलता है, आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस शिकायत से आपका संबंधित है डॉक्यूमेंट है, वो आप अपलोड करेंगे, फिर दोस्तों सबमिट कर देंगे। उसके बाद टोकन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पे फिर ऑप्शन आता है माई डॉक्यूमेंट का। जी हाँ दोस्तों, माई डॉक्यूमेंट में आपके सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे। अब दोस्तों यहां पे देखिए, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी पेंशन स्लिप, आपका पीपीओ, कोरिजेंडम पीपीओ और फॉर्म 16। जी हाँ दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे माई डॉक्यूमेंट सेक्शन में। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अब दोस्तों यहां पे एक ऑप्शन आता है माय प्रोफाइल का। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श में एक ऑप्शन है माय प्रोफाइल का। अब दोस्तों इसमें आपको क्या मिलता है, इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको मैनेज प्रोफाइल का। जी हाँ दोस्तों, प्रोफाइल में आएंगे आप, यहां पर आपको मैनेज प्रोफाइल का एक ऑप्शन मिलेगा। अब मैनेज प्रोफाइल में क्या क्या चीजें आती हैं, अब यहां पे समझिए। यहां पर आपको मिलेगी पर्सनल डिटेल। जी हाँ दोस्तों, मैनेज प्रोफाइल में आके आप अपनी पर्सनल डिटेल मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आपको अपना नेम अपडेट करना है, आपका नाम गलत हो रखा है तो उसे आप अपडेट करें। डेट ऑफ बर्थ या फिर आधार, पैन नंबर, ECHS रिकवरी, मोबाइल नंबर और एड्रेस डिटेल। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीजें आप एडिट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और वेरीफाई करेगा रिकॉर्ड के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं अपनी पर्सनल डिटेल में। फिर दोस्तों सेव एज ड्राफ्ट, फिर आप उसे सेव कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा मैनेज प्रोफाइल में सर्विस डिटेल का। जो आपकी सर्विस डिटेल है आप उसे भी मैनेज कर सकते हैं, अपडेट सर्विस पर्टिकुलर, और फिर उसे आप सेव कर सकते हैं। फिर फैमिली डिटेल का ऑप्शन आपको यहां पे मिलेगा, जिसमें आप अपडेट कर सकते हैं फैमिली मेंबर नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, फिर आप उसे सेव कर सकते हैं। फिर मिलेंगी आपको आपकी बैंक की डिटेल, अपडेट डिटेल, आप बैंक की डिटेल भी अपडेट कर सकते हैं और फिर आप उसे सेव कर सकते हैं। फिर इसी मैनेज प्रोफाइल में आपको मिलेगा ऑप्शन
नॉमिनी डिटेल का आपको उसमें नॉमिनी डिटेल आप अपडेट कर सकते हैं, जो भी आप नॉमिनी चेंज करना चाहते हैं या फिर वो ही रखना चाहते हैं, कुछ एडिट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा नॉमिनी डिटेल का, और फिर आप उसे सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको मैनेज प्रोफाइल में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। फिर दोस्तों यहीं पर माय प्रोफाइल में एक और ऑप्शन आपको मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट और री एम्प्लॉयमेंट डिटेल। जी हाँ दोस्तों, यानी आप पेंशनर्स हैं, आप कहीं दूसरी जगह जॉब तो नहीं कर रहे, एम्प्लॉयमेंट है या फिर री एम्प्लॉयमेंट है, ये ऑप्शन भी आपको मिलेगा। यस और नो का ऑप्शन आपको मिलेगा। फिर दोस्तों एक और ऑप्शन आपको मिलेगा माय प्रोफाइल में, चेंज पासवर्ड। आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाके। यहां पर आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, एंटर न्यू पासवर्ड, और यहां पे फिर सबमिट कर देंगे, ओटीपी आएगा, उसके थ्रू आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको इस पर्च में मिल जाएंगी, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों एक फ्लो चार्ट मैंने आपको समझाया कि लॉगिन करने के बाद क्या क्या ऑप्शंस आपको स्पर्श देता है। इससे जुड़ी कोई जानकारी आपको और पूछनी हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। स्पर्श से जुड़ी कोई भी दिक्कत है आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है 4th पे कमीशन से लेके 7th पे कमीशन का रेशो समझिए, मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन का 8 सीपीसी में कितना रेशो होगा। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। अब दोस्तों यहां पे देखिए, मिनिमम वर्सेस मैक्सिमम बेसिक पे रेशो। 4th पे कमीशन 1986 चौथे पे कमीशन से शुरू किया है। मिनिमम बेसिक थी 750 रुपए और मैक्सिमम बेसिक गई 4th पे कमीशन में 8000। तो रेशो कितने का था? 1:10.7 का। जी हाँ दोस्तों, रेशो था 1:10.7 का। अब दोस्तों पांचवें वेतन आयोग में क्या हुआ? पांचवा वेतन आयोग 1996 में मिनिमम बेसिक थी 2550 और मैक्सिमम थी 26000। रेशो दोस्तों यहां पे कम हो गया। जी हाँ दोस्तों, 4th पे कमीशन की तुलना में 5th पे कमीशन में रेशो यहां पे कम हो गया, 1:10.2 हो गया। फिर दोस्तों छठे पे कमीशन में रेशो जो था वो बढ़ गया, क्योंकि 6 सीपीसी में बढ़ोतरी ज्यादा हुई थी पे पेंशन में। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम बेसिक थी 7000 रुपए छठे वेतन आयोग में और मैक्सिमम पहुंची 80,000 तक, यानी रेशो था 1:11.4। अब दोस्तों जो रेशो सिस्टम है वो फिटनेस फैक्टर पे भी काम करता है। जी हाँ दोस्तों, फिटनेस फैक्टर मिनिमम पे से मैक्सिमम पे तक बढ़ता है और उस पर रेशो भी काम करता है। जितना ज्यादा फिटनेस फैक्टर होगा उसके हिसाब से आपका रेशो भी डिसाइड होता रहेगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 5th सीपीसी से 6 सीपीसी में जाने के लिए फिटनेस फैक्टर यूज किया 1.86। 4th पे कमीशन से 5th पे कमीशन में जाने के लिए फिटनेस फैक्टर यूज किया 2.98 प्लस बेसिक 100। जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी आपको और कोई नहीं बताएगा। जी हाँ दोस्तों, ये इंटरनली पेंशन की फिटनेस फैक्टर की जानकारी है, ये आपको और कोई जानकारी नहीं देगा। ये इंटरनली जानकारी है जो हम पेंशन में यूज करते हैं अपने पेंशनर्स के लिए। सारे फिक्सेशन करते हैं, सारे फिक्सेशन, तो दोस्तों उसमें हम ये चीजें इंटरनली यूज करते हैं। तो ये सारी जानकारियां हमें हैं, इसलिए मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। 4th से 5th सीपीसी में जाने के लिए फिटनेस फैक्टर यूज हुआ 2.98 प्लस 100। 5th से 6 सीपीसी में जाने के लिए फिटनेस फैक्टर यूज हुआ 1.86 का। 6 से 7 पे कमीशन में जाने के लिए फिटनेस फैक्टर यूज हुआ 2.57। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 6 सीपीसी में मैंने आपको समझा दिया कि जो रेशो था वो बढ़ गया मिनिमम से मैक्सिमम पे का। 7 पे कमीशन में क्या हुआ? मिनिमम बेसिक थी 18,000 और मैक्सिमम बेसिक हो गई 2,50,000 और रेशो था वो रेशो सबसे ज्यादा बढ़ गया 1:13.9। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जो कर्मचारी संगठन है वो डिमांड कर रहे हैं कि 8 सीपीसी में जो रेशो है उसको कम करा जाए। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूं कि 8 सीपीसी में कितना रेशो हो सकता है अगर कम फिटनेस फैक्टर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर 2 से नीचे का फिटनेस फैक्टर रहता है 8 सीपीसी में, तो दोस्तों ये रेशो जाएगा 1:12.1 तक। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 7 सीपीसी में 2.57 का फिटनेस फैक्टर था,
इसलिए मिनिमम बेसिक थी 18,000 और जो मैक्सिमम पहुंची वो 2,50,000 पहुंची। तो दोस्तों यहां पे डिफरेंस काफी बढ़ गया मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का। इस वजह से रेशो सबसे ज्यादा हाई हुआ 7th पे कमीशन में 1:13.9 का। अगर 2.57 से कम का फिटमेंट फैक्टर मिलता है, 2 के आसपास फिटमेंट फैक्टर मिलता है, तो यह रेशो फिर कम हो जाएगा, 12 के आसपास हो जाएगा। जी हां दोस्तों, वैसे की डिमांड करी जा रही है कि इस रेशो को 8 के आसपास रखा जाए, यानी 1:8 के आसपास। तो दोस्तों अगर ये रेशो कम हो जाता है तो फिर आप समझिए कि जो मिनिमम पे है और मैक्सिमम पे है वो कम हो जाएगी। जी हां दोस्तों, वो कम हो जाएगी, फिर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा अगर रेशो का परसेंटेज कम हो जाता है। आप यहां पे देख रहे हैं। अब दोस्तों 8 सीपीसी में जो रेशो है वो 1:12 रहने की संभावना है, 1:12 का। यहां पर है 1:13.9 का, तो ये 1:12 रह सकता है अगर 2 के आसपास का फिटमेंट फैक्टर रहता है। और दोस्तों अगर 2 के आसपास का फिटमेंट फैक्टर रहता है तो दोस्तों ये बेसिक पे हो जाएगी 35 से 40,000 के बीच में, मिनिमम पे 8 सीपीसी में बता रहा हूं, और मैक्सिमम पहुंच जाएगी 4 लाख से ऊपर। अभी 2,50,000 है, ये पहुंच जाएगी 4,50,000 के आसपास, 4 लाख से ऊपर पहुंच जाएगी मैक्सिमम पे। मिनिमम पे पहुंचेगी 34,000 से 40,000 के बीच में, और मैक्सिमम पहुंचेगी 4 लाख से ऊपर। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी रेशो सिस्टम के बारे में। रेशो सिस्टम जितना कम होगा उतनी मिनिमम और मैक्सिमम पे का जो अंतर है वो कम होगा। यहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस था। अगर हम नीचे लेवल के कर्मचारी देखें या फिर ऊंचे लेवल के अधिकारी देखें, तो अगर डिफरेंस को कम करना है तो दोस्तों फिर यहां पे रेशो कम रखना होगा। और कम कैसे होगा? फिटमेंट फैक्टर पे। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों ये सब कुछ कहानी फिटमेंट फैक्टर पे डिपेंड है। खैर, ये मैंने आपको कुछ जानकारी दी रेशो सिस्टम के बारे में। अगर कुछ पूछना हो तो आप इसके बारे में भी मेरे से पूछ सकते हैं। चलते हैं लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। लास्ट इंफॉर्मेशन है 8वां वेतन आयोग आने वाले 6 महीनों में लागू हो जाएगा। नई रिपोर्ट हरी भूमि इतना अखबार की। सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि 65% से 80% के बीच बढ़ोतरी होगी पेंशन और सैलरी में। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पे तमाम खबरें आती रहती हैं कि 65% की बढ़ोतरी होगी 8वें वेतन आयोग में, 80% की होगी। लेकिन दोस्तों सच्चाई कुछ और है। जी हां दोस्तों, इतनी बढ़ोतरी सरकार करेगी नहीं, मिनिमम बढ़ोतरी करेगी, मिनिमम करेगी। भले ही मार्केट में महंगाई है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो अपनी जेब के अनुसार आपको देगी। जो उसका बजट होगा उसी के आधार पे आपकी पे, पेंशन, सैलरी में बढ़ोतरी होगी। खाली आपके कहने से या फिर डिमांड रखने से सरकार पे उसका कोई असर पड़ेगा नहीं। ये बहुत पुरानी कहानी है। पुरानी कहानी है जब से ओआरओपी आपको मिल रही है। ये आप भली भांति भी जानते हैं इस बात को। हम भी यही कहते हैं कि डिमांड तो रखी गई है 3.83 फिटमेंट फैक्टर की। मिनिमम पे 69,000 मांगा है, ये मिलना चाहिए, ये हमारी भी डिमांड है। हमने भी कुछ प्रपोजल बना के भेजे हैं जिसमें हमने हाईएस्ट की डिमांड करी है। लेकिन इंटरनली ये बात हम जानते हैं, शायद आप भी जानते होंगे कि सरकार के पास जितना पैसा है, जितना बजट होगा, उसी के अनुसार वो आपको देगी, उससे ज्यादा आपको नहीं देगी। ये आपको पता ही है। अब दोस्तों यहां पे एक रिपोर्ट आई है जिसने बताया कि 6 महीने में लागू हो जाएगा 8वां वेतन आयोग। जी हां दोस्तों, आप यहां पे एक खबर देख रहे हैं हरी भूमि इतना अखबार की, 23 जून की दोस्तों ये खबर है। 8वां वेतन आयोग आने वाले 6 महीनों में लागू हो जाएगा। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए, और इसकी जानकारी दी है डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने। और यह भी कहा है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो पूरे देश में आर पार की लड़ाई होगी। जी हां दोस्तों, लड़ाई तो बहुत पहले से चलती आ रही है। जंतर मंतर पे भी लड़ाई चल रही है कि ओआरओपी की विसंगति को दूर करा जाए। ग्रुप एक्स की विसंगतियां हैं, वो अभी तक दूर नहीं हुई हैं। जेसीओ की पेंशन माइनस में चली गई है, वो अभी तक सुधरी नहीं है। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसका सॉल्यूशन अभी तक दिया नहीं है सरकार ने। अब एक और यहां पे चीज बताई गई है कि 8 सीपीसी में अगर ज्यादा फिटमेंट फैक्टर नहीं मिलता या फिर डिमांड्स पूरी नहीं होती तो फिर हम आंदोलन करेंगे या फिर पूरे देश में आर पार की लड़ाई होगी, ऐसा इनका कहना है, कर्मचारी संगठनों का कहना है। अब आगे क्या लिखा है? ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल और उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अंकुर त्रिपाठी के आह्वान पर
देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों एवं केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों से संबंधित प्रमुख मांगों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक ज्ञापन सौंपा है। जी हां दोस्तों, सरकार को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। फिर क्या लिखा है, यह ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को भेजा है। फेडरेशन ने कर्मचारियों के हितों की रक्षा तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में आवश्यक सुधारों के संबंध में निम्न प्रमुख मांगे रखी हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहली मांग रखी है 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट अधिकतम 200 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने की स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करी जाए। यानी कि 200 दिनों के अंदर, यानी कम महीनों में 8 सीपीसी की रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंप दी जाए। यानी 6 महीने के अंतर्गत कोई 6 महीने के अंदर लागू किया जाए, जिससे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, परिवहन भत्ता, एचआरए, अन्य वित्तीय लाभ समय पर प्राप्त हो सके। तो पहली डिमांड ये करिए। फिर एनपीएस कर्मचारियों के लिए ओपीएस का विकल्प, सेवा के दौरान मृत्यु और दिव्यांगता की स्थिति में एनपीएस कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने का प्रावधान लागू करा जाए। फिर 30 मार्च 2021 के प्रावधान का समान रूप से क्रियान्वयन किया जाए। यानी एनपीएस को, यूपीएस को हटाकर ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए। और फिर जो एनपीएस के कर्मचारी हैं उनको भी फायदा दिया जाए। कुछ यूपीएस में कुछ चीजें संशोधन करी जाएं, यूपीएस में भी एनपीएस के कर्मचारियों के लिए जो एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट हो रहे हैं। केंद्र एवं राज्य कर्मचारियों के वेतन ढांचे में समानता, 7वें वेतन आयोग के पश्चात विभिन्न राज्यों में वेतन संरचना में असमानता उत्पन्न हुई है। फेडरेशन ने वेतन ढांचे में एक रूपता सुनिश्चित करने की मांग करी है कि यानी 8 सीपीसी में समानता लाई जाए। जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं 7 सीपीसी की, उसको दूर करके 8 सीपीसी में समान व्यवहार करा जाए कर्मचारियों की सैलरी में, पेंशनर की पेंशन में। तो दोस्तों एक तो ये डिमांड रखी है। फिर क्या लिखा है, नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता एवं सेवा लाभ। जी हां दोस्तों, विभिन्न राज्यों विशेषकर मध्य प्रदेश आदि में प्रारंभिक नियुक्तियां तिथि से वरिष्ठता बहाल कर पेंशन और अन्य सेवा लाभ प्रदान किए जाने की मांग करी है। खैर दोस्तों, ये तो इन्होंने जो राज्य की सरकार है, जो मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी है उनके लिए ये वाली डिमांड रखी है। आंदोलन के प्रथम चरण में पूरे देश में यह ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन ने स्पष्ट किया है कि यदि कर्मचारियों की जायज मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो फिर संगठन आगामी रणनीति पर विचार करेंगे। जी हां दोस्तों, यानी कि अगर जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी सरकार को तो फिर आंदोलन किया जाएगा, फिर सड़कों पर उतरा जाएगा। और दोस्तों साथ ही साथ डिमांड करी है हाईएस्ट ट्रीटमेंट फैक्टर की। जो मांग है अगर वो वेतन आयोग नहीं मानता तो फिर आंदोलन होगा, देशव्यापी आंदोलन होगा। अब दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है जरा नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। तो दोस्तों एक ये नई जानकारी थी जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। और दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि 65% से 80% के बीच बढ़ोतरी होगी। खाली दोस्तों सिर्फ इसमें बताया जा रहा है, लेकिन असल में ऐसा होगा नहीं कि 65 से 70%, 80% की बढ़ोतरी आपको मिल जाए 8वें वेतन आयोग में। 6 सीपीसी में 54% की बढ़ोतरी आपको दी गई थी। और सरकार कौन सी थी आपको पता है। 7 सीपीसी में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, 14.3% की, 14.3% की सबसे कम बढ़ोतरी। फिटमेंट फैक्टर आपको मिला 125% डीएडीआर पे, कितना मिला 2.57। अब कितना है डीएडीआर 1/1/26 से सिर्फ 60%। तो आप समझ सकते हैं क्या 65% से 80% के बीच क्या आपकी पेंशन सैलरी बढ़ेगी, जैसे कि सोशल मीडिया पे आपको बताया जा रहा है। यह भी एक सोचने वाली बात है। तो दोस्तों आप भली भांति जानते हैं, सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा। बाकी आप कमेंट में लिख सकते हैं जो भी आप समझते हैं कि कितना परसेंट या फिर कितने परसेंट सरकार बढ़ोतरी करेगी, कमेंट में जरूर बताएगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों यही मैं वीडियो को खत्म करता हूं। कोई नई जानकारी आएगी तो मैं उस पर जरूर वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि नई जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां ही आपको मिलेंगी इस चैनल के वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
थैंक यू सो मच।